राजेश, मेरा सवाल है कि ये इंडिविजुअल्स ने वेपन उठा रखे हैं, लेकिन क्या कोई रिजर्विस्ट, पुराने सोल्जर, जो पुराने रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह, इनका कोई इंचार्ज है? इनको किसी ग्रुपिंग्स में डाला जा रहा है या बस इंडिविजुअल्स ने हथियार, राजेश, इनको किसी तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या इंडिविजुअल्स ने हथियार उठा रखे हैं? ये सब नॉर्मल सिटीजन्स हैं जो आसपास के लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसे मैंने बात कराई, वो फार्मर थे, कोई आईटी वाला है, कोई विद्यार्थी है, ये अलग अलग में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने अब अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने का फैसला किया है। गवर्नमेंट ने इनको हथियार और नाइट विजन डिवाइस सप्लाई किए हैं, बाकी हर चीज ये खुद कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मेरा मतलब है किसी मोहल्ले में जैसे कलेक्टिवली कोई लीडरशिप, या किसी एरिया में कलेक्टिवली लीडरशिप, बिल्डिंग में कलेक्टिव, ऐसा कोई कलेक्टिव लीडरशिप और कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जा रही है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में की थी? मेरी बात सुनिए, मैं अभी इतनी नॉलेज के बारे में नहीं रखता हूं। मैं कीव की खाली सड़कों पे शूट कर रहा था, दिखाने के लिए लोगों को कि कीव इस वक्त कैसा लगता है, और वहां अलाउड नहीं है, आपको देखते ही गोली मार देने के आदेश है यहाँ पर इस वक्त। लेकिन मैं ऐसा कर रहा था, दो लोग आए सिविल ड्रेस में, हथियार थे उनके पास में, उन्होंने हथियार मेरे पर तान दिए। मैंने किसी तरह से शांत किया, उनसे बात की और कन्विंस किया कि हम तुम्हारे साथ हैं और मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भी पुराना सोल्जर हूं। तो इसके बाद वो बातचीत करने के बाद मुझे दिखाने के लिए क्या है, किस तरह से यहाँ नॉर्मल सिटीजन अभी लड़ने के लिए तैयार है। इनका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नहीं है, इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है अभी। और ये इलाके जैसे कीव पर इस तरीके से हर तरफ से हमला इस समय हमें नजर आ रहा है, उस पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है राजेश, पर लोगों के लिए सुरक्षित जगह है या नहीं? क्योंकि रिहायशी इलाकों पे भी हम देख रहे हैं किस तरीके से मिसाइलें हैं। देखिए, अभी कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो सुरक्षित है यहाँ पर। अभी 15 मिनट पहले यहाँ पे एयर वार्निंग का सायरन चल रहा था। उसका अर्थ है कि आप शेल्टर लें, बॉम्ब शेल्टर में चले जाएं, मेट्रो में जो शेल्टर्स बने वहां चले जाएं, आप बाहर ना रहें। सड़कों पे एक भी आदमी, परिंदा भी पर नहीं मार रहा है यहाँ इस वक्त। और यहाँ काफी ब्लास्ट हुए हैं। अभी 15 मिनट पहले व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग इट, उस टाइम भी यहाँ 3-4 ब्लास्ट हुए हैं। पूरी रात यहाँ काफी फायरिंग और रॉकेट्स गिरे हैं। यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अभी पीछे मैंने इंडिया टुडे में एक लड़की का इंटरव्यू दिखाया था, साथ में इन्हीं के साथ जो है मिलिशिया के साथ में, जो लड़ने के लिए तैयार हैं। और इन केस अगर रूसी आर्मी घुस जाती है तो वो हर हालत में उसको किसी भी तरह से बच के निकलने नहीं देंगे, ऐसा इनका मानना है। राजेश, क्या सिर्फ आउटस्कर्ट्स पर ये हमले ज्यादा दिख रहे हैं या पूरा शहर अंडर अटैक लग रहा है अभी? मैंने बिल्कुल सिटी सेंटर को रिकॉर्ड करके भेजा। जब मैं सिटी सेंटर में रिकॉर्ड कर रहा था, वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं बिल्कुल शहर के बीच में, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस जो है रूस की, वो पूरे शहर में फैल चुकी हैं, हमला करती हैं और फिर वो गायब हो जाती हैं, मर्ज इन द पब्लिक। इसके अलावा जो नॉर्थ में हो रहा है, वहां थोड़ा ज्यादा कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, जो कि नॉर्थ में है, कीव के नॉर्थ में है। तो कीव में जो इस समय मुश्किल की स्थिति है वो साफ, क्योंकि आपको उन लोगों के परिवार वाले भी सुन पा रहे हैं जो इस समय कीव में फंसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमसे इंडिविजुअली भी गुहार लगाई है कि कुछ कीजिए, लेकिन क्या कीव की सड़कों पर निकलना संभव ही नहीं है कि वो किसी बॉर्डर तक पहुंच पाए? मैडम, मैं कल रात को मरियापोल गया हूं, मरियापोल से ज़पोरिज़िया गया हूं, ज़पोरिज़िया से निप्रो गया हूं, निप्रो से कीव आया हूं। मैं पूरे यूक्रेन में कल लगभग मैंने 1000 किलोमीटर सफर तय किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लोग जाना चाहते हैं, और इंडियन एम्बेसी बहुत हेल्प कर रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा एक चाइनीज मित्र है यहाँ पे जो स्टूडेंट है, वो बोल रहा है, वो हमारी तारीफ कर रहा है कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट कैसे निकाल रही है। वो अपनी गवर्नमेंट का इंतजार कर रहा है उनको निकालने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी इन कीव बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत सुनियोजित ढंग से ये कर रहे हैं। अब ये स्टूडेंट्स के ऊपर है जिन्होंने पहले नहीं जाने का फैसला किया है कहीं ना कहीं, तो ये उनके ऊपर है कि वो कैसे वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन भी चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सिटी के बाहर, सिटी के अंदर नहीं चल रही है। राजेश, लोग चूज क्या कर रहे हैं कि वो जैसे मेट्रो स्टेशंस बहुत ज्यादा डीप अंडरग्राउंड, वहां पर रहकर इस पूरे हमले के गुजर जाने का इंतजार, या फिर लोग रिहायशी इलाकों में अभी भी बरकरार दिख रहे हैं आपको? देखिए, मैं आपको एक फैक्चुअल चीज बता दूं जो आपके दर्शकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन आर्सेनालना है, जो कि यूक्रेन में कीव के अंदर है। उसकी गहराई 340 फीट है। 340 फीट जमीन के नीचे है वो मेट्रो स्टेशन। इसी प्रकार यहाँ ज्यादातर मेट्रो स्टेशन जो कीव शहर के हैं, जमीन से बहुत नीचे हैं। ये सोवियत यूनियन
के टाइम में बनाए गए थे। इनका एक मकसद ये था, अगर न्यूक्लियर वॉर होती है या केमिकल वॉर होती है तो वो टोटली सील कर दिए जाएंगे और वो वहां लोग 3 से 4 दिन तक बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन यहां इस वक्त जब यहां एयर वार्निंग सायरन ऑन होता है, लोग जरूर शेल्टर्स में जाते हैं, लेकिन उसके बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। ओवर टू यू। जो फॉग ऑफ वॉर कहा जाता है कि किस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से देखें, और आपने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमें कि हर विजुअल को, हर तस्वीर को बिल्कुल फेस वैल्यू पर नहीं लेना है। लेकिन जो नागरिक इलाकों को, जो रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की जो तस्वीरें आती हैं, उन पर मिसाइल गिरने की तस्वीरें आ रही हैं, ये कितनी सही है? कीव में क्या वाकई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस टारगेट हुए हैं या वो कोलैटरल डैमेज है? देखिए, ये वॉर सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पे नहीं लड़ी जा रही है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस वॉर का सबसे अहम हिस्सा है, मिलिट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जो ये आप बोल रहे हैं, जो ये वीडियोज आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, आप मान के चलें 95% जो फोटोज वीडियो आ रहे हैं वो प्रोपेगेंडा पर्पस के लिए आ रहे हैं। यूक्रेन की गवर्नमेंट ये बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो रूसी फौज को बदनाम कर सके, ये दिखा सके कि कैसे वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड इस तरह से नहीं हो रहा। कुछ जगह हुआ है, 1-2 बिल्डिंग पे जरूर रॉकेट गिरे हैं, पर जनरली वो जो है सिविलियन टारगेट्स पे, रेजिडेंशियल एरियाज पे अटैक नहीं कर रहे हैं। ओवर टू यू जी। एंड हियर यू स्पीक इंग्लिश लिटिल बिट? जी। A little bit. व्हाट्स योर नेम? Karina. ये मेरे साथ करीना है, ये भी मिलिशिया में शामिल हैं। ये यूक्रेन का फ्लैग ला रखा है इन्होंने। आर यू रेडी टू फाइट फॉर यूक्रेन? I'm a volunteer, so I'm for the supply here. You supplying to the people who are fighting? Yes, of course. And what is your normal? ये सप्लाई का काम करती हैं आमतौर पे, और उन्होंने वॉलंटियर किया है कि जो ये हमारे इनके जवान या जो भी लड़के यहाँ के हैं, जो भी लोग हैं, सिविलियन लड़ रहे हैं, उनको सप्लाई का काम करेगी। What was it? I can't say numbers what we're doing because it's a secret. You should know. Okay. But it's very serious right now. So we are fighting on it all the time. You know, it's a fighting all the time. Yeah. Okay. All the best. Do you need coffee or tea? No. Thank you very much. Thank you very much. ये जो थे, ये वो भी मैं से बताया, ये सब लोग नॉर्मल सिविलियंस हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। इस वक्त इन्होंने इस मुश्किल घड़ी में ये फैसला किया कि सब खड़े होंगे और अपने देश के लिए लड़ेंगे। कोई ढांचा सा दिखता है आपको राजेश? ऐसा समझ में आता है कि मतलब ये इतना हम समझ सकते हैं, और आप चूंकि सैन्य बलों के साथ रहे हैं, आप खुद एक ट्रेन्ड सोल्जर हैं, आप इस बात को बेहतर समझेंगे कि युद्ध लड़ने के लिए, इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन की जरूरत होती है। और वही जनरल दयाल जो बात आपसे कर रहे थे, उसको ही थोड़ा सा आगे ले जाते हुए एक सेंस ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वहां पे? देखिए, स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जब आप कन्वेंशनल लड़ाई लड़ते हैं। मैं गुरिल्ला वॉरफेयर का इंस्ट्रक्टर रहा हूं आर्मी में रहते हुए, और जिनको मैंने ट्रेन किया मैं बोल नहीं सकता, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर का मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूं। जब गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड वॉर। वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होती, उसमें कोई संगठन, सेंट्रल संगठन नहीं होता, छोटे छोटे गुट होते हैं, इसीलिए उसको गुरिल्ला वॉरफेयर बोला जाता है। और जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, सिचुएशन बिल्कुल बदल गई 48 घंटे में। 48 घंटे पहले यूक्रेन बिल्कुल अपने घुटनों पे था, और वो लड़खड़ा कर अभी खड़ा होता दिख रहा है। यहाँ यूक्रेन इज फाइटिंग बैक एंड आई कैन सी इट कि वो वापस लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अपने पर खड़े हो गए हैं। उन्हें कहीं ना कहीं यकीन है कि अगर रूसी सेना घुस भी गई तो उसको रोक लेंगे। और गुरिल्ला वॉरफेयर में आप मान के चले कि लड़ाई अगले 48 से 72 घंटे में अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ बढ़ रही है। उसमें कोई सेंट्रल संगठन की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे ग्रुप, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 की टुकड़ी बहुत बड़ा डैमेज दुश्मन के ऊपर पहुंचा सकते हैं। और यही लड़ाई शुरू होने वाली है कीव में और यहाँ के बड़े शहरों में, जैसा मुझे लगता है।